लेकिन इजराइल के पास पता नहीं क्या चीज है, उसने सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हरा दिया। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, लेकिन जीसस को क्योंकि ज्यूज ने मारा था तो ज्यूज के खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैलती है और यहां से एंट्री होती है हमस की। अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि दुनिया के दो इतने बड़े रिलीजन ज्यूज और क्रिश्चियनिटी बने और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना। लेकिन अब इजराइल वो भी देने को रेडी नहीं था और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम्स की मान्यता है और ये चीज कुरान में भी मेंशन है, इसरा मिराज के नाम से। हर किसी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देश हैं, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। 1972 के ओलंपिक्स में 5 फिलिस्तीनियों ने जर्मनी के अंदर इजराइल एथलीट्स के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया। देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल जिसकी बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन ये देश जिस जगह पे है वो दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। हजारों साल से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों साल से ये लोग लड़ रहे हैं। और आए दिन इस एरिया में जब न्यूज आती है तो हम सुनते हैं कि जैसे गाजा पट्टी, हमस, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक, तो ये सारी चीजें क्या है और ऐसा क्या रीजन है कि सारी दुनिया के लोग मिलके भी इस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इजराइल के पास ऐसा क्या है कि इतना छोटा सा देश होके भी सारी अरब कंट्रीज को अकेले कैसे हरा दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी पूरी कहानी जानना बहुत ही जरूरी है। Tensions between Israelis and Palestinians, fueled by a new surge in violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another session of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. انت تعرف بتساند الفلوس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 شباب. देखिए, अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया से वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ ये है देश इजराइल। ये जितना आप येलो में देख रहे हैं ये इजराइल है और ये जो ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ये पैलेस्टीन देश है। इजराइल के अंदर ही पैलेस्टीन है और ये जो आप स्टार देख रहे हो ये है जेरूसलम। जेरूसलम ही मेन रीजन है जिसकी वजह से क्रिश्चियन, जूस, मुस्लिम में कंफ्लिक्ट हुआ, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इन सब चीजों की शुरुआत होती है 1047 बीसी से। उस टाइम पे ये किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ पे जूस रहते थे और इसको जूस किंग सोलोमन रूल करते थे। किंगडम ऑफ इजराइल की जो कैपिटल थी वो थी जेरूसलम। इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने जूस का फर्स्ट टेंपल बनवाया था जिसका नाम था टेंपल माउंट और इस टेंपल में जूस रेगुलर पूजा करते थे। अब इसके बाद 586 बीसी में बेबीलोनियन आते हैं, वो इस फर्स्ट टेंपल को तोड़ देते हैं। उसके बाद पर्शियन आते हैं, वो इस फर्स्ट टेंपल को दोबारा बनवाते हैं और जब दोबारा बनवाते हैं तो फर्स्ट टेंपल का जो नाम है वो सेकंड टेंपल पड़ जाता है। और उसके बाद रोमन एम्पायर आता है, वो इस सेकंड टेंपल को फिर से तोड़वा देता है और इसकी बस वॉल बचती है। इस टाइम पे कुछ जो जूस होते हैं वो शिफ्ट होकर यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उनको मारा जाता है और जो जूस बच जाते हैं तो उसमें से एक परिवार में जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं। तो जीसस क्राइस्ट एक्चुअल में एक जूस थे। जैसे जैसे रोमन एम्पायर के अंदर जीसस क्राइस्ट बड़े हुए, उन्होंने जूस की कोर टीचिंग से हटके जेरूसलम के एरिया के अंदर अपनी अलग टीचिंग शुरू करी। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध जी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अलग हटके बुद्धिज्म की टीचिंग दी थी और बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन बना। उसी तरीके से जीसस ने अलग हटके क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। अब जीसस उस एरिया में जूस की आइडियोलॉजी से अलग टीचिंग देने लगे और बहुत तेजी से फेमस होने लगे। तो जो जूस थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि जूस ने जीसस को जेरूसलम में सबके सामने क्रॉस पे लटका के उनको कील ठोक दी गई और उस वजह से उनकी जान चली गई और इसकी वजह से जूस के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन गए थे और आज की डेट तक जूस को इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है। देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे रोमन एम्पायर में अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ईयर 306 में किंग वैलेरियस की डेथ हो जाती है और उसी टाइम पे उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन के किंग बनते हैं। इनको क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है और ये पहले राजा बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं। इनके क्रिश्चियन बनने से पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैलती है। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, लेकिन जीसस को क्योंकि ज्यूज ने मारा था तो ज्यूज के खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैलती है और इनके राज में ज्यूज को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। ज्यूज को रोमन एम्पायर छोड़ के दुनिया भर में भागना पड़ता है, स्पेशली यूरोप की तरफ ये लोग जाते हैं। और जिस जगह पे जीसस क्राइस्ट को मारा गया था वहां पे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया। ये जो चर्च बनवाया था ये करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे था टेंपल माउंट वाले एरिया से। टेंपल माउंट वाले एरिया को जूस तो टेंपल माउंट कहते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है वो उसको हरम अल शरीफ कहते हैं। वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कहते हैं। इसके बाद 638 एडी में रोमन एम्पायर्स को हरा के अरब आर्मीज ऑफ उमर आती है। अब देखिए, एक चीज है, भले ही आज की डेट में जूस और मुस्लिम बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा आराम जो था वो जूस को मुस्लिम किंग के अंडर में ही था क्योंकि मुस्लिम इनको अपनी तरह ही मानते थे क्योंकि इनके रिलीजन जो थे उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। अरब आर्मी के कंट्रोल में जब ये जूस का एरिया आता है तो जेरूसलम में जिस जगह पे जूस का सेकंड टेंपल था वहीं पे डोम ऑफ द रॉक बनता है
और अल अक्सा मस्जिद बनती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गए थे और वहां उन्होंने प्रेयर की थी, तो जहां प्रेयर की थी उस जगह पे अब अल अक्सा मस्जिद बन गई है। और उसके बाद वो वहीं से एक पत्थर पे पैर रख के जन्नत की तरफ चले गए थे और उस पत्थर की जगह पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक, ये हो गई अल अक्सा मस्जिद और ये है वेस्टर्न वॉल। ये जो पूरा एरिया है इसको जो ज्यूज है वो टेंपल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इसको कहते हैं हरम अल शरीफ। देखिए ये जो अल अक्सा मस्जिद है इसमें नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है और जो ज्यूज है वो वेस्टर्न वॉल पे जो है वो वर्शिप कर सकते हैं। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये 37 एकड़ का जो एरिया है ये क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि दुनिया के 2 इतने बड़े रिलीजन ज्यूज और क्रिश्चियनिटी बने और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना, इसलिए इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा इशू है और तीनों कम्युनिटी इसको लेना चाहती है। देखिए ज्यूज के ऊपर जब जब रूलर्स आए ये लोग अपना लैंड छोड़ के दुनिया भर में जाके रहने लगे, स्पेशली यूरोप क्योंकि वो पास में था। लेकिन ज्यूज जो थे वो अपने लैंड को कभी भूले नहीं थे। ज्यूज जो है वो दुनिया में कहीं भी रहते थे, वो जेरूसलम का जो टेंपल था, टेंपल माउंट, उसकी तरफ मुंह करके ही पूजा करते थे। आज की डेट में भी कोई भी अगर ज्यूज होगा तो वो ऐसे ही पूजा करता है। अब देखिए ईयर 1891 आता है और ज्यूज का जो किंगडम वाला एरिया था उसमें अरब आ गए थे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो ज्यूज अलग अलग जगह पे रह रहे थे, स्पेशली यूरोप में ज्यादा रह रहे थे, ये अपने लैंड में वापस जाने की बात करते थे। सेम ईयर 1891 में एक ज्यूज राइटर थे लियो, इन्होंने एक किताब लिखी ऑटो इमेंसिपेशन, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूरोप के अंदर ज्यूज के खिलाफ बहुत ही बुरा हो रहा है। यूरोप के अंदर कोई भी लॉ बना दिया जाए ज्यूज के लिए, लेकिन यूरोपियन जो है वो ज्यूज को कभी भी अपने बराबर का नागरिक नहीं मानेंगे। ज्यूज को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और एक इंडिपेंडेंट ज्यूज स्टेट बनाना पड़ेगा। ये वो टाइम था जो ज्यूज की जो डिमांड थी अपने लैंड को वापस जाने की, यह पॉलिटिक्स में बदल गई थी। इस पूरी चीज को लेके एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया ज्यूज ने, जिसको नाम दिया जियोनिज्म। जियोनिज्म मूवमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि ज्यूज को अपना देश जो है वो उनको वापस मिल जाए। देखिए ये सब तो चल रहा था और ईयर 1914 पास में आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली होती है। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोमन एम्पायर जो ज्यूज किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था वो जर्मनी के सपोर्ट में आ गया था। अब जो ब्रिटेन था उसको भी अपने एलाय चाहिए थे। ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको लगता था कि रशिया, अमेरिका के जो ज्यूज थे वो इस बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनकी सरकार वॉर में किसके साथ जाएगी, और ये सारी चीजों की वजह से ब्रिटेन ने ज्यूज को खुश करने की कोशिश की, जियोनिज्म का सपोर्ट किया, यानी कि इजराइल को अलग देश देने वाली जो बात थी इसका सपोर्ट किया। ये चीज इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रिटेन ने सपोर्ट की कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन के अंदर लिखा गया था, द मैजेस्टीज गवर्नमेंट फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल। अब इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, यूएसएसआर एक तरफ थे जिनको ज्यूज का सपोर्ट था, दूसरी तरफ जर्मनी था जिसको ऑटोनम एम्पायर का सपोर्ट था। 1890 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ब्रिटेन की जीत होती है। तो जैसे ही जीत होती है तो सबसे पहले तो ऑटोनम एम्पायर जो ज्यूज किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था उसको हटाया जाता है और उस जगह पे ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए वॉर के अंदर ज्यूज ने खुल के ब्रिटेन का सपोर्ट किया था और ब्रिटेन जीत गया था, तो सबको पता था कि ब्रिटेन ज्यूज को इसका रिवॉर्ड तो देगा ही। ब्रिटेन ने जो बेल्फोर डिक्लेरेशन में लिखा था इसको फॉलो किया और यूरोप में जो ज्यूज थे उनको पैलेस्टीन वाले एरिया में जहां पहले ज्यूज रहते थे वहां में माइग्रेट करवाना स्टार्ट किया। पैलेस्टीन के अंदर अरब्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पैलेस्टीनियन ज्यादा थे, लेकिन ज्यूज इस एरिया में आके कुछ कुछ एरिया पकड़ के रहने लगते थे। अब देखिए भले ही ज्यूज जो थे वो हजारों साल पहले पैलेस्टीन वाले एरिया में रहते थे, वो उनका लैंड है, लेकिन जब ज्यूज को दुनिया भर से स्पेशली यूरोप से इकट्ठा करके पैलेस्टीन एरिया में लाया जा रहा था तो पैलेस्टीन और उसके आसपास के जो अरब देश थे उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो इस चीज का जमकर अपोज कर रहे थे। अब देखिए एक तरफ तो यूरोप से ज्यूज जो थे वो पैलेस्टीन में वापस आ रहे थे जिसको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ ज्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ज्यूज को फंड करना शुरू कर दिया और उस फंड से यानी कि पैसे से ज्यूज ने पैलेस्टीन के एरिया के अंदर लैंड खरीदना चालू कर दिया। 1878 के ऑटोनम सेंसस में पैलेस्टीन एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 4.7 लाख थी, जिसमें से सिर्फ 25,000 ज्यूज थे, बाकी सारे के सारे अरब्स थे। लेकिन 1914 आते आते ज्यूज की पॉपुलेशन 85,000 हो गई थी और आगे चल के लाखों में पैलेस्टीन में पहुंच गए थे। एक तरफ ब्रिटिश अरब से कह रहा था कि वो वहां पे शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ ज्यूज को पैलेस्टीन में भिजवा रहा था। 1922 में एक ब्रिटेन का व्हाइट पेपर मिला तो पता चला कि ये सब ब्रिटेन जानबूझ के कर रहा था, जिससे उसको काफी फायदा हो रहा था। फूट डालो राज करो वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर रहे थे, जैसे इंडिया में भी इन्होंने ये चीज करी थी। अरब ने मल्टीपल टाइम ब्रिटिशर्स को बोला कि ज्यूज का जो इमिग्रेशन है यहाँ पे आप इनको लिमिट कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1919 से 1923 के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 ज्यूज आए। 1924 से 1926 में पोलैंड से 50,000 ज्यूज आए।
1933 से 1936 के बीच में 1,70,000 जूस पैलेस्टीन में आते हैं। देखिए जो जूस कम्युनिटी थी, इनके सामने भी मजबूरी थी, इनको वापस जाना ही पड़ रहा था क्योंकि हिटलर का राइज बहुत तेजी से हो रहा था। हिटलर के इन्फ्लुएंस में जितने भी कंट्रीज थे, हर जगह जूस को मारा जा रहा था। एक तो पहले ही जूस को लोग जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद क्रिश्चियन विरोधी मानते थे, और दूसरी चीज जो थी, जो जूस थे वो ब्याज का काम करते थे, जिसको क्रिश्चियनिटी में सही नहीं माना जाता था। चर्च भी इसको अलाउ नहीं करते थे। जब क्रिश्चियंस नहीं करते थे तो जो जूस थे वो ये काम करते थे। तो इस तरीके से जो आम जनता थी यूरोप की, वो भी जूस से नफरत करने लगी थी, और इसके साथ साथ इनके साथ रॉबरी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस वगैरह जूस के साथ लोग करने लगते थे। जो जूस यूरोप में रहते थे, उनके प्रोफेशन, जमीन छीनी जाने लगी, वो पब्स और पब्लिक स्पेसेस में अलाउड नहीं थे। और 1935 में न्यूरमबर्ग रेशियल लॉज भी आए, जिसकी वजह से जूस नॉन जूस से शादी नहीं कर सकते थे। उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली गई थी, कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाने लगा था, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करा जाने लगा था। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे भी होलोकॉस्ट हुआ था, जिसमें 60 लाख जूस को मार दिया गया था। तो जो जूस थे, उनके पास भी पैलेस्टीन पहुंचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो बहुत तेजी से पैलेस्टीन पहुंचे थे। इनकी आबादी उस पर्टिकुलर एरिया में अरब से भी ज्यादा तक पहुंच गई थी। अब देखिए 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो अरब जो थे उन्होंने जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट किया, और जूस ने जान लगा के ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का सपोर्ट किया, जो एक ही खेमे में थे। जूस की मजबूरी थी, एक तो उनको हिटलर के खिलाफ लड़ने का मौका मिल रहा था और ट्रेनिंग मिली जिसको वो आगे यूज करने वाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और जर्मनी इस वॉर को हार जाता है। इस वॉर के अंदर लाखों में जूस अपनी जान गंवाते हैं। जूस की एक बात रही है कि ये कभी भी वॉर नहीं हारते थे, क्योंकि हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। जब अरब कंट्रीज ने मिल के अटैक किया था, तो उस टाइम पे भी पूरी दुनिया को चौंका दिया था इन्होंने, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, उसके किस्से आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन मैंने एक ऑडियो बुक कुक्को एफएम पे सुनी थी, मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजराइल सीक्रेट सर्विस। एक बार आप जरूर सुनना, इनकी कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग से आप सरप्राइज हो जाओगे। और इस ऑडियो बुक में आपको चैप्टर वाइज मोसाद की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी, जिसके बारे में ऑनलाइन इतनी बात नहीं हुई है। कुक्को एफएम इंडिया का नंबर 1 ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको किसी और जॉनर में भी इंटरेस्ट है, तो आप इनकी मल्टीपल कैटेगरी जैसे एजुकेशनल, बायोग्राफीज, एंटरटेनमेंट वगैरह से भी अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और इसमें से जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है इंडिया वर्सेस पाक 1971 वॉर। इसमें जो डिटेल्स दी गई थी, वो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, एक चीज और, इस चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो कुक्को एफएम ने एक ऐसा ऑफर दिया है जो इससे पहले नहीं दिया था। इस मंथ के पहले 2000 यूजर्स को सिर्फ ₹1 में कुक्को एफएम का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो यूज करिए मेरा कोड NR2M एंड डाउनलोड करिए कुक्को एफएम। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देश मिलकर यूएन बनाते हैं, ताकि लड़ाई को रोका जा सके, दुनिया में और लड़ाई ना हो, जो देशों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। लेकिन यूएन के अंदर उस टाइम पे उनकी चल रही थी जो वर्ल्ड वॉर जीते थे, जैसे ब्रिटेन, यूएस, यूएसएसआर। और जिस हिसाब से जूस ने ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का सपोर्ट किया था और अपनी जान दांव पे लगाई थी, उसका रिवॉर्ड उनको मिलने का टाइम आ गया था। वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि जूस जो थे उनको उनका देश मिल जाएगा। ब्रिटेन ने जूस को उनका देश वापस मिलना चाहिए, इसके लिए बैलफोर डिक्लेरेशन जो था उसको यूएन में दे दिया। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अर्नेस्ट ने कहा कि अब पैलेस्टीन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है, और जूस को पैलेस्टीन में शिफ्ट करने वाला जो मैटर है, ये अब यूएन को खुद देखना चाहिए। यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जो पैलेस्टीन गई। इस कमेटी में 11 देशों के लोग थे। इस कमेटी ने कहा कि पैलेस्टीन में सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन जूस की है और 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अरब्स की है, जबकि टोटल लैंड का सिर्फ 6% जूस के पास है। और ये बोलने के बाद यूएन की कमेटी ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीन वाला जो एरिया है, जहां पैलेस्टीन भी रहते हैं, जूस भी रहते हैं और जेरूसलम भी है, जो 3 रिलीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक देश इजराइल नाम से बना के जूस को दे देना चाहिए, और उसी एरिया में पैलेस्टीन नाम से एक देश बना के पैलेस्टीनियों को दे देना चाहिए। और ये जो जेरूसलम है, इसको किसी को नहीं देना चाहिए, इसको यूएन के कंट्रोल में रखना चाहिए। अब यूएन में जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो सारे देश वोटिंग करते हैं, और ये जो वोटिंग होती है, इससे डिसाइड होता है कि जो फैसला है वो पास होगा कि नहीं। इसके बाद वोटिंग होती है और जो सारे देश है वो इसके सपोर्ट में वोट करते हैं। इंडिया एक लौता ऐसा देश था जो नॉन मुस्लिम था और जिसने पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोट किया था कि पैलेस्टीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी अरब कंट्रीज थी, उन्होंने भी ये कहा था कि पैलेस्टीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बंटवारा होता है, क्योंकि बाकी जितने भी देश थे उन्होंने इस फैसले के फेवर में वोट किया था। अब ये चीज पास हो जाती है। 1947 में यूएन डिवाइड करके मैप रिलीज करता है कि इस तरीके से इस एरिया में बंटवारा होगा और कौन सा हिस्सा किसके एरिया में आएगा। यूएन ने जब ये फैसला सुनाया था और मैप रिलीज किया था, इससे पहले 1946 में ये मैप था। इसमें जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जूस
जूस पॉपुलेशन थी। लेकिन यूएन ने जो बंटवारा किया था ये बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इजराइल को वो भी एरिया मिला जहां पे जूस पॉपुलेशन नहीं थी। ये ऑफिशियल मैप था जो यूएन ने रिलीज किया था बंटवारे के हिसाब से। येलो वाला जो पार्ट है ये जेरूसलम है, इसको यूएन के अंडर में रखा गया था। यूएन ने ये जो पार्टीशन किया था इससे अरब देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन जो जूस थे वो खुश थे अपने इजराइल को मिलने से। अब इस डिसीजन के बाद ब्रिटिशर्स जो थे, जो राज कर रहे थे इस एरिया में, वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के नेक्स्ट डे ही अरब कंट्रीज का मतलब कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, लेबनान, यमन, इराक, ये सब हुए। तो इन्होंने इजराइल के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी मिलके। हर किसी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देश हैं, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। अरब देशों को पीछे हटना पड़ा और इजराइल ने जो यूएन ने एरिया दिया था उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया। तो ये जो दाव था अरब देशों का ये उल्टा पड़ गया। यूएन ने जो एरिया दिया था वो ये एरिया दिया था, लेकिन जूस ने इस लड़ाई के बाद ये पूरा हिस्सा भी इजराइल में ऐड कर दिया। इसके बाद 1950 आता है और इजराइल एक लॉ पास करता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। इस लॉ का मतलब था कि दुनिया में कोई भी जूस कहीं भी रहे उसको इजराइल की सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो जब मन करे इजराइल आ सकता है। ये वो ओरिजिनल स्टैंप है जो उस टाइम पे लगता था जब जूस इजराइल वापस आते थे। अब देखिए ये रहा इजराइल और ये है पूरा इजिप्ट। इजिप्ट के बीच में इस जगह पे फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक कैनाल बनाया जिसका नाम था स्विस कैनाल। एक कंपनी के थ्रू सारा पैसा फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने लगाया था, बट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इजिप्ट को उस कंपनी के शेयर्स यूके को बेचने पड़े थे, जिसकी वजह से इस स्विस कैनाल की जो ओनरशिप थी वो फ्रांस और यूके के पास आ गई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो स्विस कैनाल है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था और हर किसी को इंक्लूडिंग इजराइल सबको यहां से होके गुजरना पड़ता था। अब इजिप्ट का इस स्विस कैनाल में कोई भी रोल बचा नहीं था, बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 1956 में नासिर एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हैं। नासिर उस पर्टिकुलर टाइम के इजिप्ट के रूलर थे। उन्होंने कहा कि स्विस कैनाल इजिप्ट के लैंड पे बना है और इसलिए अब ये पूरा एरिया इजिप्ट ही कंट्रोल करेगा। फ्रांस और यूके ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हमने पैसा लगाया, लेकिन नासिर ने साफ मना कर दिया। और जो नासिर थे उनका झुकाव अरब कंट्रीज की तरफ ज्यादा था और इजराइल से वो नफरत करते थे और उन्होंने ये कह दिया कि इजराइल को स्विस कैनाल से नहीं निकलने दिया जाएगा। और इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो कहीं से भी सामान नहीं भेज सकता था। इसके बाद इजराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर वॉर कर देता है और ये पूरा एरिया ले लेता है। अब इसके बाद 1957 में यूएन इस मामले को सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है और इजराइल को पीछे हटाता है। इजराइल इजिप्ट का ये पूरा एरिया वापस तो कर देता है, लेकिन एक रिटर्न एग्रीमेंट करवाता है कि आज के बाद कभी भी इजराइल को इस रूट पे रोका नहीं जाएगा। जैसे बाकी देश के लिए है वैसे ही इजराइल के लिए भी होगा। अब यहां से बात खत्म हो जाती है और जो इजराइल की दिक्कतें थी वो भी सॉल्व हो जाती है और यूके और फ्रांस को पैसा लगाने के बावजूद इस एरिया से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अब इसके कुछ साल बाद 1964 में अरब देशों ने मिलकर इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग की जहां पे इन्होंने बनाई पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पीएलओ भी कहते हैं। पीएलओ एक तरीके से जितने भी फिलिस्तीनी थे उनका आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करती थी और पीएलओ का मेन काम था कि पैलेस्टीन को इजराइल से वापस लेना और उनको उनका लैंड दिलवाना। इजराइल ने ये जो अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट के लीडर नासिर इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, तो इन्होंने 1967 में बाकी अरब कंट्रीज से बात करके स्ट्रेट्स ऑफ तिरान का ये जो एरिया है जहां से इजराइल बाकी देशों को अपना सामान भिजवाता है वो रास्ता रोक दिया जाता है। नासिर को पता था कि इसके बाद इजराइल अटैक करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सारे अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ अटैक प्लान किया। लेकिन इजराइल के पास पता नहीं क्या चीज है, उसने सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हरा दिया और सिर्फ 6 दिन के अंदर इजिप्ट का जो एरिया इजराइल ने पहले कब्जा किया था वो दोबारा से कब्जा कर लिया और इसके साथ साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो एरिया था वो भी ले लिया। बाद में यूएन फिर से बीच में पड़ता है और इजिप्ट का जो एरिया था वो तो वापस हो जाता है, लेकिन बाकी एरिया इजराइल ही कंट्रोल करता है। अब इसके 2 साल बाद 1969 में एक यासिर अराफात करके एक लीडर थे जो पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं। यासिर के पीएलओ के चेयरमैन बनने के बाद जो अरब देश थे वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं और जो लड़ाई थी वो फेस टू फेस पीएलओ और इजराइल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यासिर की लीडरशिप में पीएलओ ने कई सारे अटैक किए। 1973 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पे कई अटैक हुए और उस टाइम एक चीज और चल रही थी, अरब देशों में ऑयल निकल रहा था, तो अरब देशों ने यह कहा कि इजराइल से जो रिलेशनशिप रखेगा उसको ऑयल नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन पीएलओ और बाकी अरब देशों को समझ में आ गया था कि इजराइल से जंग में जीतना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कई अलग अलग तरीके निकाले। इन्होंने प्लेन हाईजैक करना स्टार्ट किए। सिर्फ 1968 से 1977 के बीच में फिलिस्तीनियों ने 29 एयरप्लेन हाईजैक किए और इजराइल पे हमला किया। 1972 के ओलंपिक्स में 5 फिलिस्तीनियों ने जर्मनी के अंदर इजराइल एथलीट्स के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया। ये सब करके पीएलओ को काफी अटेंशन मिल रही थी और इजराइल काफी हद तक परेशान भी हुआ। उसके बाद यूएन के अंदर पीएलओ के हेड
यासिर को यूएन की मीटिंग में भी बुलाया जाने लगा। और ये सारी चीजें देख के इजराइल को समझ में आ रहा था कि पीएलओ जो है ये आगे चल के इजराइल के लिए दिक्कत बनेगा। पीएलओ के जो ज्यादातर फाइटर थे वो लेबनान में रहते थे, क्योंकि इजराइल के आसपास के एरिया में इजराइल टिकने नहीं देता था। तो इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान के ऊपर भी अटैक कर दिया। 18,000 से भी ज्यादा लोगों की इसमें जान जाती है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है पीएलओ को, और पीएलओ काफी वीक भी होता है। और 1988 आते आते पीएलओ को भी रियलाइज हुआ और पीएलओ ने 2 स्टेट मॉडल रिप्रेजेंट किया। देखिए, पहले जो फिलिस्तीनी थे वो ज्यूज को पूरी तरीके से भगा के इजराइल पैलेस्टीन बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट यूएन ने जो डिसाइड किया है उनको वही वापस मिल जाए। लेकिन अब इजराइल वो भी देने को रेडी नहीं था, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि जब आगे चल के 50-60 साल हो जाएंगे और अरब और स्ट्रांग अगर हो गए तो वो इजराइल पे 100% अटैक करेंगे और इजराइल जो है वो जूस के हाथ से फिर से चला जाएगा और इजराइल के जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भले ही अभी पीस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। हालांकि बाद में 1993 में इजराइल जो था वो ऑस्लो अकॉर्ड जो था उसके लिए एग्री हो गया, जिसमें यह था कि पैलेस्टीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के एरिया दे दिए जाएंगे और यासिर जो पीएलओ के लीडर है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा उनको, और दोनों जो देश हैं वो शांति से रह पाएंगे। दोनों देश इसके लिए एग्री हो जाते हैं और 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस लॉन में दोनों देश एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं। अब सबको लग रहा था कि यहां से शांति हो जाएगी, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी इजराइल ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। गाजा के अंदर इजरायली जो सिटीजन थे उनको लगातार भेजते रहे, और जो डेडलाइन थी इजराइल को जो दी गई थी कि पैलेस्टीन का एरिया को ट्रांसफर करना है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। इससे जो पैलेस्टीन की जो आम जनता थी उनको इजराइल से विश्वास ही उड़ गया, और जो पैलेस्तीनी जनता थी वो कहने लगी कि पीएलओ इजराइल के चक्कर में पड़ के सब कुछ खराब कर देगा। और यहां से एंट्री होती है हमस की। पैलेस्तीनी रेडिकल लोग हमस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ये इजराइल पे एक तरह से गुरिल्ला वॉर करते हैं। ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं करते हैं, गुरिल्ला वॉर की तरह अटैक करते हैं। और जितना भी हथियार वगैरह होता है हर चीज से, पैसे से, हथियार से अरब देश जो है वो हमस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आ रही थी, चाहे पीएलओ हो या फिर इजराइल, दोनों तरफ से अगर कोई नेता पीस की बात करता था तो उसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था। एक टाइम पे जब इजराइल सॉफ्ट हुआ था तो उनके पीएम को ही मार दिया गया था, और पीएलओ जब सॉफ्ट होने लगा, उसने पीस की बात करी तो पीएलओ वीक पड़ता गया और हमस स्ट्रांग हो गया। लोगों ने हमस का सपोर्ट किया, और ये कुछ चीजें और थी जिसकी वजह से इन सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि हमस जो है वो गाजा पट्टी से इजराइल पे आए दिन अटैक करता है। 3-4 बार इजराइल भी अटैक कर चुका है और ये लड़ाई आए दिन चलती रहती है। क्वेश्चन अभी भी वही है कि जेरूसलम पे किसका हक होगा और किसको अपनी जमीन मिलेगी। लड़ाई इस चीज की अभी भी चल रही है। अगर कोई लीडर पीस की बात करता है तो पब्लिक उसको हरा के बाहर कर देती है या मार देती है। और जो इंडिया का स्टैंड है वो काफी मिक्स रहा है। शुरू में इंडिया ने खुल के पैलेस्टीन का सपोर्ट किया। 1947 में इंडिया ने पैलेस्टीन के लिए वोट भी किया था यूएन के अंदर, लेकिन आगे चल के फिर इजराइल जो था उसको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो थोड़ा सा मिक्स स्टैंड रहा है इंडिया का। और आगे चल के 1980 में इंडिया ने पीएलओ को फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दिया। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन एम्बेसी थी, वो भी बनवाई गई इंडिया के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ 1994 में पैरेलली इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, पैलेस्टीन अरबों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। इससे पहले जब यूएन के अंदर वोटिंग होती थी तो इंडिया जो था वो पैलेस्टीन का सपोर्ट करता था, उनके सपोर्ट में वोट करता था। लेकिन 2014 के बाद कई मुद्दों पे जो इंडिया है उसने एब्सटेन किया, मतलब एक्चुअल में वोट ही नहीं किया। इसके साथ ही मोदी जी 2017 में इजराइल जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर था स्वराज जी ने ये उस पर्टिकुलर टाइम पे ही कह दिया था कि इंडिया का पैलेस्टीन पे स्टैंड कभी भी नहीं बदलेगा। और 2018 में मोदी जी पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक का एक शहर है रामल्ला, वहां पे भी गए थे और वहां पे जाके उन्होंने यासिर अराफात जिसने काफी लड़ाई करी थी इजराइल के खिलाफ, उनके जो टोम थे उसमें श्रद्धांजलि भी दी थी। हो सकता है आगे जाके इंडिया अपना स्टैंड और क्लियर करे, लेकिन इंडिया के लिए अरब और इजराइल दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फिर से आपको बता दूं, कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजराइल सीक्रेट सर्विस, इसके बाद जरूर सुनिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन और मिलेगी। थैंक यू।